अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंस बिल के हवाले से। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी है। आज 1 जुलाई है, फिस्कल ईयर नया स्टार्ट हो चुका है और हम देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें पॉजिटिव इंडिकेटर बन के सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस माली साल के पहले दिन एक खुशाइन करार इसलिए भी दिया क्योंकि हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट की पोजीशंस वाज़ेह तौर पे स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि हायर साइड ऑफ मार्केट का इतने जबरदस्त साइकोलॉजिकल बैरियर को अचीव करना, सस्टेन करना और क्लोजर में एक अच्छे नंबर्स यानी कि ऑल टाइम हाई मार्केट ने पंच किया। 1,28,000 से भी ज्यादा मार्केट जो है वो क्रॉस करती हुई दिखाई दी है। इट मींस के मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है। आज इंडेक्स में ऑल टाइम हाई विटनेस किया गया। ये एक वेलकमिंग नोट है नए साल के यानी कि फिस्कल ईयर के स्टार्टिंग का। नया बिजनेस ईयर स्टार्ट हो चुका है और हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के नंबर्स डे बाय डे स्ट्रांग होना, मार्केट के लिए कुछ नए हम कह सकते हैं माइलस्टोन्स के हवाले से कुछ हमारे पास फोरकास्ट भी मौजूद है। कुछ का कहना है कि कुछ एनालिटिकल व्यूज हैं, कहना है कि 150K पे जो है मार्केट जाके स्टॉप लेगी। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि अभी सर्कुलेट कर रही हैं इस फिस्कल ईयर के स्टार्टिंग ऑफ द डे पे यानी कि पहले दिन ही। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ साथ के क्या इंपैक्ट्स होंगे। फाइनेंस बिल आ चुका है, ये फिस्कल ईयर कैसा होगा, क्या क्या ट्रिगर्स होंगे, पूरे ईयर के लिए क्या क्या चीजें गवर्नमेंट की जानिब से की गई, इनिशिएटिव्स कितने स्ट्रांग साबित हुए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कहते हैं और साथ साथ हमारे लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं सियाहत के फरोग के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान को एक ग्लोबल टूरिज्म ब्रांड बनाने की हिदायत की है कि यकीनन पाकिस्तान की इतनी ज़बरदस्त टूरिस्ट एक अप्रोच है, इतने ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पर व्यूज़ मौजूद हैं, सीनिक व्यूज़ मौजूद हैं और इसके अंदर अगर थोड़ा सा काम हो जाए तो ये एक टूरिज्म ब्रांड बन सकता है। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि फिस्कल ईयर 2025 एंड 2026 जहाँ जीडीपी ग्रोथ के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि माली साल जो पिछला हमारा गुजरा है 2025 का, इसके अंदर जीडीपी में 2.68% तक का इजाफा देखा गया और ये महंगाई की हवाले से अगर हम बात करें यानी कि इन्फ्लेशन के हवाले से तो एक नुमाया कमी देखी गई। हमने बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक कम बैक किया है जो कि हमने कल भी देखा था। एक हमारे लिए डिफ़ॉल्ट के ख़तरात के हवाले से जो पाकिस्तान का कम बैक है, ये पूरी दुनिया जो है इसको सराहती हुई दिखाई दी। तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। लेकिन इससे पहले एक इकोनॉमी के हवाले से, एक राउंड अप के हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा जून 2025 की माहाना इकनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक के मुताबिक माली साल 2025 में पाकिस्तान की मईशत ने कई चैलेंजेस के बावजूद मजमूई तौर पर मुस्बत कारकर्दगी दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में हकीकी जीडीपी में 2.68% इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि महंगाई की शरह कम होकर जून में 3.4% रहने की तवक्को है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नुमाया बेहतरी है। मई में महंगाई की सालाना शरह 3.5% रही, जो मई 2024 में 11.8% थी। सनती शोबे में बड़ी सनतों की पैदावार जुलाई तक अप्रैल में 1.5% कम हुई। हालांकि अप्रैल में सालाना बुनियाद पर 2.3% इजाफा और माहाना बुनियाद पर 3.2% कमी देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा महीनों में एलएसएम में बेहतरी की तवक्को है, जिसकी बुनियाद सीमेंट की फरोख्त और ऑटोमोबाइल मार्केट में बेहतरी है। करंट अकाउंट में माली साल 2025 के जुलाई से अप्रैल अरसे में $1.81 अरब सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़िश्ता साल ये खसारे में था। बुनियादी सरप्लस भी 3.2% जीडीपी के बराबर रहा, जो माली नज़्मो ज़ब्त की अक्कासी करता है। टैक्स महसूलात में भी हौसला अफजा इजाफा देखने में आया। खालिस वफाकी महसूलात 44.4% बढ़कर 8,124.2 अरब रुपए तक पहुंच गई, जबकि टैक्स वसूलियां 25.9% इजाफे से 10,233.9 अरब रुपए रही। नॉन टैक्स आमदन में 68.1% इजाफा हुआ। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 33.8%, जाहिरात टैक्स में 27%, सेल्स टैक्स में 26.5% और कस्टम्स में 16.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब कुल अखराजात 18.5% इजाफे के साथ 12,948.3 अरब रुपए तक पहुंच गए, जिसमें तरक्याती अखराजात में 40.6% इजाफा नुमाया है। नतीजतन माली खसारा जीडीपी के 3.2% तक महदूद रहा, जो गुज़िश्ता साल 4.5% था। ज़राई शोबे में कपास की काश्त का हदफ 2.2 मिलियन हेक्टर और पैदावार का हदफ 10.18 मिलियन गांठे मुकर्रर किया गया। ज़राई कर्जे 15.7% इजाफे के साथ 2,066.6 अरब रुपए तक पहुँच गए, जो सालाना हदफ की तरफ अहम पेशरफ्त है। बरामदात में 4% इजाफा होकर 29.7 अरब डॉलर, जबकि दरामदात में 11.5% इजाफा होकर 54.1 अरब डॉलर हुई। खदमात की बरामदात 18.7% इजाफे
इजाफे के साथ 3.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तहसीलात ज़र में 28.8% इजाफा हुआ, जो 34.9 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा सऊदी अरब 24.4% और UAE 20.4% रहा। करंट अकाउंट में बेहतरी के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर 13 जून 2025 तक 17 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुए, जिनमें से 11.7 अरब डॉलर स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं। मालियाती इशारियों में शरह सूद 11% बरकरार रखी गई, जबकि KSE 100 इंडेक्स के पॉइंट्स में इजाफा हुआ और मार्केट कैपिटलाइजेशन 982 अरब रुपए इजाफे से 14,503 अरब रुपए हो गई। BISP के तहत जुलाई से अप्रैल में 411.56 अरब रुपए खर्च किए गए, जो गुज़िश्ता साल से 29% ज्यादा है। जबकि पॉवर्टी एलिवेशन फंड के तहत 2019 से अब तक 3.01 मिलियन बिलासूद कर्जे दिए जा चुके हैं। मजमूई तौर पर यह रिपोर्ट जाहिर करती है कि पॉलिसी इकदाम, IMF प्रोग्राम्स, मालियाती नज़्म-ओ-नस्क और बरामदात और तरसीलात में इजाफे ने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया है। ताहम सनती पैदावार और दरामदी तवाज़ुन जैसे शोबे अब भी हुकूमत की तवज्जो के मुतकाज़ी हैं, ताकि माशी बेहतरी का तसलसल बरकरार रहे। बड़े ज़बरदस्त स्टैटिस्टिक्स देखे गए। अगर पूरे फिस्कल ईयर की बात की जाए तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स में जो एक वाज़े तौर पे इजाफा देखा गया, साथ साथ हम इंपोर्ट में भी देख सकते हैं कि कुछ इजाफा देखा गया। अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट के हवाले से तो यकीनन 11% पे लाया गया, कमी की गई पूरे ईयर के अंदर, और एक वाज़े कमी इन्फ्लेशन की वजह से भी थी जो कि सामने है, और मजीद जो है वो इस ईयर के अंदर भी इम्कानात हैं। LSM की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन मार्क था, लेकिन इस ईयर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं जो बेटरमेंट की तरफ आ सकते हैं। बेसिक सरप्लसेस भी देखे गए और साथ साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी देखे गए। अगर हम बात करें सेल्स टैक्स के हवाले से तो ऑफ कोर्स ये भी इस साल जो है वो थोड़ा सा जो है वो बढ़ाया जाएगा और इस साल के लिए जो है कुछ चीजें बेहतर की जाएंगी। वहीं रेमिटेंसेस में एक वाज़े तौर पे इजाफा देखा गया, यानी कि $40 बिलियन जो है वो कलेक्ट किए गए, और यानी कि 39 पॉइंट समथिंग एंड $40 बिलियन देयर अबाउट। बट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि रेमिटेंसेस मजीद बढ़ाए जा सकते हैं, एक्सपोर्ट के नंबर इस साल के अंदर मजीद बढ़ाए जा सकते हैं, और इंपोर्ट को बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है कि टैक्स कलेक्शन, आपको याद होगा कि इस बजट के अंदर इंपोर्टेड कार्ड्स के हवाले से कुछ जो है वो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियो, अफरोज अली मर्चेंट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप बिजनेसमैन भी हैं, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। अफरोज साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम फाइनेंस बिल और ख़ासकर जो कि एक मंजूर हो चुका है, नया साल फिस्कल ईयर स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास बहुत सारी जो है वो ट्रिगर्स भी मौजूद हैं, लास्ट ईयर के हवाले से अच्छी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं और कुछ सरप्लसेस भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं समझता हूँ कि ये जो FY25 जो रहा है वो इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर रहा है। देखें, स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क के लिए इट इज़ नोन एज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। हमारी स्टॉक मार्केट पिछले 2 साल में, और ये ब्लूमबर्ग के डेटा है, ब्लूमबर्ग के नंबर्स है जो दुनिया उसको फॉलो करती है, 200% 2 साल में इन डॉलर्स टर्म हमारी मार्केट इंक्रीज़ हुई है। 2 साल पहले हमारी मार्केट, हमें इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी इतनी इम्प्रूवमेंट आई है कि आप देखें ब्लूमबर्ग ने हमारी जो एक इकोनॉमिक्स में क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप कहा जाता है, CDS, वो भी 58% से 47% पे आ गया, 11% कमी हुई। तो मैं समझता हूँ ये मुसलसल सेकेंड ईयर इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो रही है, और FY26 आज ही आगाज़ हुआ है, पहला दिन था और स्टॉक मार्केट ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। मैं समझता हूँ FY26 इंशाल्लाह FY25 से भी और बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि 2026 जो है FY वो बहुत बेहतर साबित हो और होगा भी। ट्रिगर्स हमारे पास क्या मौजूद है? हमारी जो बेटरमेंट की पोजीशंस हैं वहाँ पे हम कहाँ फॉल करते हैं? अगर थोड़ा सा इन द मीन्स ऑफ बिजनेस डिप्लोमेसी की बात की जाए, इन द मीन्स ऑफ अगर हम बात करें कि ऑफ कोर्स स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से देयर इज़ मच रूम अगर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और अगर हम बात करें रेमिटेंसेस के पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, तो किस हवाले से हमारे ट्रिगर्स मौजूद हैं और किस किस तरीके से हम इसको ग्रैप कर सकते हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तो बहुत ही हर कोई उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन आप उसके अलावा बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी देखें। 2 साल पहले स्टेट बैंक के रिजर्व्स $3 बिलियन पे आ गए थे, आज वो $11 बिलियन पे है।
यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गए। हमारे पॉलिसी रेट 22% से 11% पे आ गया। हमारे इन्फ्लेशन जो है मई 2023 में 38% पे गया था, जो आज जून के जो नंबर्स आए हैं वो 3.5% के करीब है। तो ये सारी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन इसके सही मानों में इम्पैक्ट जो है इस साल आएगा, क्योंकि एक साल में बहुत तेज़ी से हमारी इकोनॉमी बेहतर भी है। तो इसके फॉलो आउट बेनिफिट्स या आफ्टर इफेक्ट्स इसको कहते हैं, वो FY26 में ज़्यादा नुमायाँ होंगे। अच्छा अफरोज साहब, अब फाइनेंस बिल के हवाले से बात करते हैं। आज प्रेसिडेंट साहब ने भी इनकी मंजूरी दे दी है बिल के हवाले से। तो अब जो चीज़ें हैं, आप समझते हैं मार्केट इसको मजीद जो ये न्यू टैक्सेस या अगर कुछ सेक्टर्स के लिए लीनियंसी सैलरी क्लास के हवाले से अगर हम बात करें, या सुपर टैक्स के अंदर कुछ जो है वो अब हम देखते हैं कि लीनियंसीज फिर भी दी गई हैं, तो ये तमाम चीज़ें तमाम कंपाइल होके कैसे जो है वो एक इस ईयर के लिए बेटरमेंट जो है वो पुश करेंगी? देखें, जहाँ सैलरी क्लास का ताल्लुक है या इवन सुपर टैक्स है, देखें हर साल ये हो रहा था कि टैक्स रेट्स इंक्रीज हो रहे थे। कम से कम जितनी गुंजाइश बजट में थी और IMF की कंडीशनैलिटीज़ भी होती है, सैलरी क्लास को कुछ रिलीफ मिला है, लेकिन एक डायरेक्शन मिला है कि अब इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। सिमिलरली सुपर टैक्स भी जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वरना हर साल कुछ ना कुछ सैलरी टैक्सेशन भी इंक्रीज़ हो रहा था, सुपर टैक्स भी इंक्रीज़ हो रहा था। तो वो एक खुशाइन बात है कि भाई डायरेक्शन एक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में भी कही पार्लियामेंट में, कि भाई एक डायरेक्शन नज़र आ रहा है कि हम टैक्स रेट्स को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, और जहां गुंजाइश होगी FY26 में फ्यूचर में और IMF की रजामंदी से, तो और फर्दर जो है मैं समझता हूँ बेहतरी आएगी। और सैलरी क्लास को जितना रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है, उनसे उतना नहीं मिला, लेकिन आई एम श्योर FY26 में चीज़ें और बेहतर होगी और उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी हो जाएगी। अभी हम अगर फाइनेंस की ही बात कर रहे हैं और तमाम हम जो है वो एक अगर FY ईयर की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का आना, रीजन के अंदर स्टेबिलिटी की तरफ जाना, खासकर इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान की तरफ एक ट्रस्ट का इजहार करना, और साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी अपनी तमाम जो है वो साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें कि उनका भी जो एक सरमाया है वो महफूज है, तो इसको कैसे देखते हैं? और साथ साथ GDP ग्रोथ के हवाले से ही बताएगा कि FY25 की जो GDP ग्रोथ है वो जब एक मुस्बत तरीके से सामने आई, इन्फ्लेशन भी कम हुई, तो इस ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो सामने आएंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो पाकिस्तान इंडिया से जो हुआ, हमारे मुल्क में एक कामयाबी भी है, और दुनिया में एक नाम अब पाकिस्तान को लोग सीरियस ले रहे हैं। बाहर की जो कंट्रीज़ है, आप देखें रिकोडिक प्रोजेक्ट में भी $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से। तो ये हमारे अभी तो आप समझे कि कैपिटल मार्केट में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जो वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। जैसा फंड्स ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वाले, अब जब ये फॉरेन पोर्टफोलियो फॉरेनर्स भी आएंगे तो मार्केट तो मैं समझता हूँ और ज़्यादा जो है इस साल बढ़ने के पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो हम टूरिज्म के हवाले से देख रहे हैं कि पाकिस्तान को एक ग्लोबल टूरिज्म ब्रांड बनाने की हिदायत कर दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इसके हवाले से भी बताइए कि जहां हम बात करें रेवेन्यू कलेक्शन की या रेवेन्यू जनरेशन की, तो वहीं एक टूरिज्म के अंदर बहुत ज़बरदस्त रूप दिखाई देता है, यानी कि देयर इज़ अ मच मोर रूम कि यहाँ पे अगर थोड़ा काम किया जाए, थोड़ी एफर्ट्स की जाए तो बड़े अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। इसके हवाले से भी कुछ बताइए अफरोज साहब। जी बिल्कुल, टूरिज़्म मैं समझता हूँ बहुत डेवलप हुआ है कुछ सालों से।
बिल्कुल, टूरिज्म बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसमें जो है वो काम हो भी सकता है और हो भी रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो एक इनिशिएटिव भी है। साथ साथ अगर हम बात करें FY25 की, तो यहाँ पर बहुत सारी हमारी जो एक एफर्ट्स थी वो गवर्नमेंट की जानिब से ली गई। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने वो इनिशिएटिव लिए जो अनपॉपुलर थे, जिनके इम्पैक्ट वाज़े तौर पर दिखाई दिए। थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी भी इस चीज़ को सराहती हुई दिखाई दे रही है कि पहले वो नहीं मान रहे थे, लेकिन अब उनको पता चला कि हाँ वाकई इसके जो पर्क्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो ज़बरदस्त आ रहे हैं। साथ साथ हम अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो आज हम स्टॉक मार्केट में जो है पोजीशंस स्ट्रांग होते हुए देख रहे हैं। 1,28,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर अचीव हुआ, सस्टेन हुआ, और हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट के नंबर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ को वाज़े तौर पे सराहा कि मार्केट के नंबर्स इतने ज़बरदस्त स्ट्रांग आ रहे हैं। ये फिस्कल ईयर का एक वेलकमिंग नोट पे स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारे पास मार्केट अपडेट्स मौजूद हैं तो आज हम देखते चलते हैं मार्केट की अपडेट्स क्या क्या हैं आज की मार्केट की। 1 जुलाई न्यू फिस्कल ईयर, ओपन हुई मार्केट 1,25,627.31 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई, वाओ, हायर साइड पे भी देख सकते हैं आप, ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा है 1,28,475.69। lower was 1,26,113.27 and finally closure रहा 1,28,199.42, यानी कि ये अब तक का ऑल टाइम हाई लेवल दिखाई दे रहा है, यानी कि चेंज रहा 2,572.11 का गेन। मार्केट में जबरदस्त जो है वो तेजी देखी गई और ये इस चीज़ की अक्कास है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेटरमेंट की तरफ जा रही है। अफरोज बटन साहब, आपसे फिर मैं पूछना चाहूँगी कि मार्केट के नंबर्स का स्ट्रांग होना, एक नए इंडेक्स का भी हम कह सकते हैं आगाज़ हुआ है आज के दिन, वो भी बताइएगा कि 100 इंडेक्स, KSE 100 इंडेक्स PR के नाम से, तो ये क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी जो न्यू सामने आएंगी और कैसे इसमें ट्रेडिंग होगी और इसमें डिफरेंस क्या है KSE 100 इंडेक्स एंड KSE 100 PR इंडेक्स में? देखिए, KSE 100 इंडेक्स जो है वो 1991 में शुरू हुआ था। 100 कंपनीज पे है और आज भी 100 कंपनीज पे, इसीलिए KSE 100 कहा जाता है। और वो 1000 पॉइंट से शुरू हुआ था, आज 128,000 भी क्रॉस किया। KSE 100 में जो है वो सारे कैश डिविडेंड भी, प्राइस जो इंक्रीज होती शेयर्स की, प्लस कैश डिविडेंड, बोनस, स्पेसिफिक डिविडेंड सारे शामिल होते हैं। आज से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया इंडेक्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है KSE PR 100। इसमें वही 100 कंपनीज है जो KSE 100 इंडेक्स में है, लेकिन फ़र्क ये है कि KSE 100 PR में, PR मीन्स प्राइस, इसमें सिर्फ प्राइस इंक्रीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो इससे आप देखें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जब हम कहते हैं कि भाई, हम हमेशा कहते हैं कि भाई स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्राइस आप देखें तो वो 42,000 के आसपास है, और जो KSE 100 इंडेक्स जो जिसमें डिविडेंड्स और बाकी सारे शामिल है, बोनस, वो 128,000 क्रॉस किया है, यानी 200% ज़्यादा जो है परफॉर्म किया है। तो इसीलिए ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा मार्केट में ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और इसका मतलब है कि जो इंडेक्स PR है इसके अंदर प्राइस वैरी करेगी और जो हमारा KSE 100 इंडेक्स है इसके अंदर डिविडेंड वैरी करेगा। साथ साथ अगर हम बात करें इकोनॉमी के हवाले से तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो वाज़े तौर पे कमी की तरफ जो है वो आ रहे हैं। तो अब आप क्या देखते हैं, जो न्यू पॉलिसी रेट अनाउंस होगा 11% पे स्टेबल रखा गया है। ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी फ्लक्चुएट की, लास्ट मंथ हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे थे, खासकर अगर हम बात करें ईरान एंड इसराइल के। तो अब हमारे पास जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी अब बेटरमेंट की तरफ हो जाएंगे, ग्लोबल चीजें जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आ जाएंगी। क्या लग रहा है आपको अब जो गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनली और लोकली, और साथ साथ अगर बात करें हम ऑयल के हवाले से, चीजें चेंज तो नहीं होंगी? क्या इसका इम्पैक्ट अब इन्फ्लेशन तो नहीं लेगी, या हमारी जो लोकल इकोनॉमी है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं, देखें, ऑयल प्राइसेस तो जो है वो ईरान इसराइल की वॉर की वजह से इंक्रीज़ हो गई थी, जो अब ख़त्म हो गई है। आज अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ी है तो इसी 15 रोज़ के लिए, क्योंकि इसका पिछला इम्पैक्ट आ रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इंक्रीज़ करना पड़ा,
ऑयल प्राइसेस दोबारा जो ईरान इजराइल वॉर से पहले जो प्राइसेस थी वही अब चल रही है। और एज फार एज पॉलिसी रेट इज़ कंसर्न, मैं समझता हूँ कि इस साल FY26 में मैं तो समझता हूँ ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। 11% पे है, ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। हो सकता है कि स्टेट बैंक जो है उसको बहुत ही कंजर्वेटिव करें, और मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत कंजर्वेटिव तरीके से किया है जिसमें इकोनॉमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट्स अब कमी करें इंस्टेड ऑफ 100 बेसिस पॉइंट। लेकिन ये दोबारा दिसंबर तक मैं समझता हूँ, या दिसंबर नहीं तो जून तक तो ज़रूर ये सिंगल डिजिट में 10% से नीचे आ जाएगा। अच्छा अफरोज साहब, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हम ये पूछना चाहते हैं कि अब स्टॉक मार्केट की जो पोजीशन है वो ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, तो मार्केट के अंदर अभी भी गुंजाइश है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल अभी भी 6 to 7 के अराउंड है। आप क्या समझते हैं, दोज इन्वेस्टर्स हु मिस द बस, उनके लिए ये राइट टाइम है कि मार्केट के अंदर एंटर हो, या उनको क्या एडवाइस करेंगे, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आप डोमिनेट होता हुआ देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स न्यू आ रहे हैं वो इस तरीके से अपनी बास्केट पर सकते हैं? क्या क्या चीज़ें हैं जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के अंदर वाज़े तौर पर दिखाई दे रही हैं? खासकर अगर हम बात करें सिक्लिकल स्टॉक्स की, तो अब हमारे पास इंटरेस्ट रेट में कमी देखी जा रही है, तो सिक्लिकल स्टॉक्स जो है वो मजीद बेहतर हो सकते हैं, इसके हवाले से बताइएगा। देखिए, आपने नोट किया होगा कि मेरे हमेशा इस सवाल का जवाब होता है, और मैं हमेशा कहता हूँ बैंकिंग सेक्टर जो है वो वाइड सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टर एक हायर वेटेज ले सकता है, एक्सपोजर ले सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर 40% इंडेक्स का 40% वेटेज बैंकिंग सेक्टर में है। तो बैंकिंग सेक्टर ही आप देखें, अब जुलाई में अब रिजल्ट्स आएंगे तो एक डायरेक्शन मार्केट को मिलेगी कि बैंकिंग सेक्टर की एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिटेबिलिटी और डिविडेंड्स जो है वो या मेंटेन रहेंगे या इम्प्रूव होंगे। कम होने के चांसेस जो है बहुत कम है। तो बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, सिक्लिकल सेक्टर भी आपने सही फरमाया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतनी तेज़ी से नीचे आए हैं, तो मैं समझता हूँ ये सीमेंट है और आयरन स्टील है, ये भी जो है बेहतर परफॉर्म करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी जब कंस्ट्रक्शन जो है वो 1-1.5 साल से इतना कंस्ट्रक्शन इम्प्रूव नहीं हो रही थी, अब कंस्ट्रक्शन भी बेहतर होंगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग अब काफ़ी कम हो गया, 50% कम हो गया है बिल्डर्स के लिए या जो मकान लेना चाह रहा है। तो मैं समझता हूँ इस साल जो है हमारी कंस्ट्रक्शन पिछले साल से बेहतर होगी। राइट, वेल थैंक यू सो मच अफरोज अली मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफी डिटेल एनालिसिस और हैं पोजीशंस मार्केट के हवाले से हो या इकोनॉमी के हवाले से स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। प्रोग्राम अभी जारी है, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। हम देख रहे हैं दूसरे सेगमेंट में एक गुड न्यूज़ से आपको जो है वो स्टार्ट करते हैं, वो ये कि आज मुल्क भर से हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने आज से मुल्क भर में बिजली की कीमतों में कमी करने का फैसला कर लिया है, और यकीनन इसकी डिटेल्स भी सामने आएंगी, और ये कमी ऑफ कोर्स आवाम के लिए होगी, आम आवाम इससे मुस्तफीद हो सकेगी, और बिजली की कीमतों में कमी होती है तो ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी शो करती हैं इन द मीन्स ऑफ प्राइस। आज इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वफाक का बिजली बिलों से सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला भी किया गया है, तो ऑफ कोर्स ये भी एक जो है वो एस्पेक्ट होगा कि बिजली की कीमतें कम हो गई। और साथ साथ हम बात करेंगे कौमी बचत स्कीम्स के हवाले से, इस पर नजरसानी शुदा जो विद होल्डिंग टैक्स है वो जारी कर दिया गया है। आज ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे कितना होगा विद होल्डिंग टैक्स और इससे क्या क्या चीजें होंगी जो सामने आएंगी। और हम देख रहे हैं कि ओगरा ने LPG में 7 रुपीज से जायद यानी कि 7 रुपए 43 पैसे फी किलो सस्ती करने का फैसला किया है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, ये भी आम आवाम पर एक डाउन इफेक्ट जाएगा, जबकि हम कह सकते हैं ना महंगाई में जब कमी हो रही है तो वाकई कमी ऐसे हो रही है जो वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है। और जून में महंगाई की शरह में 3.23% के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं, यानी कि ये जो महंगाई की शरह है वो 3.23% रिकॉर्ड की गई है इन द मंथ ऑफ जून। ये भी एक कम तरीन सतह है, और यहाँ पर अगर इस ईयर के स्टार्ट से इतनी
ज़बरदस्त इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, तो आने वाले दिन भी मजीद बेहतर होंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव हियर इन द स्टूडियो डॉक्टर खालिद वलीद साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले आज की गुड न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं कि बिजली की कीमतों में कमी कर दी गई है मुल्क भर में, और ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा आम आवाम के लिए, जो कि सब चाहते हैं कि बिजली की कीमतें कम हो। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा और ये बड़ा लॉन्ग अवेटेड था। लॉन्ग अवेटेड इन अ सेंस के कंज्यूमर्स वर एक्सपेक्टिंग के जो नॉन एनर्जी का जो कंपोनेंट है आपके बिल्स में वो किसी तरीके से जो है वो कम हो रहा हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिलीफ नहीं है, इसमें जो कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी है कंज्यूमर्स की नज़र में वो भी बढ़ती है जब भी आप नॉन एनर्जी टैरिफ को कम करते हैं। नॉन एनर्जी टैरिफ का मतलब है कि आप सरचार्जेस लेते हैं, आप टैक्सेस लेते हैं बिल्स में, तो जब भी वो कम होते हैं विच मीन्स कि वो जो आपको एडिशनल देना पड़ा है वो कम होता जाएगा। तो ये और ये जो प्रोविंशियल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये भी वफाक ने ख़त्म कर दी है। ये 1.5% आपका जो बिल्स है उस पे वो आती थी, तो अगर 1.5% डिक्रीज़ आ जाता है तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो बन जाएगा। प्रोविंसेस जो है ये कलेक्ट करते होते थे। इसी तरह से 1.5% का मतलब ये कि अगर किसी का बिल 1000 रुपये आता है लेट्स सपोज, तो उसमें 100 रुपये की कमी या 150 रुपये की कमी होगी। जी, कोई इतनी जो है ना वो अमाउंट जो है वो बन जाती है। वैसे तो एनर्जी चार्जेस पे, लेकिन स्टिल आपके जो नॉन एनर्जी चार्जेस हैं वो कम होने से कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी आपके यूटिलिटीज़ की जो है वो बढ़ती है। साथ साथ में आपको दीगर रिफॉर्म्स की तरफ भी जाना है। जो एनर्जी का कंपोनेंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में उसको भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि हुकूमत रीनिगोशिएट करी है पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स, तो उसके साथ साथ ये जो नॉन एनर्जी कंपोनेंट ऑफ द बिल्स है इसमें जो डिक्रीज़ आ रहा है इसकी वजह से IPPs की बात करें उधर से भी डिक्रीज़ आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। तो ये आगे चल के जैसे जैसे मिडिल ईस्ट का क्राइसिस भी थोड़ा सा सॉल्व होता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि वो सॉल्व हो रहा है, तो स्टेबिलिटी मज़ीद आती जाएगी। लेकिन अब हुकूमत को करना ये होगा कि किसी तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को अपने प्रोडक्टिव सेक्टर के साथ जोड़ें, ताकि आपको जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर ग्रिड को छोड़ गया था नेशनल ग्रिड को, वो जो है वो नेशनल ग्रिड पे आता जाए। तो वो तो फिर सोलर पे हैं, तो वो क्यों वापस ग्रिड पे आएंगे अगर उनको वहाँ पे सस्ती पड़ रही है और वहाँ पे एक ग्रीन एनर्जी को भी फ़रोग दे रहे हैं? तो आप चाहते हैं कि वो तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो वापस आए यहाँ पर? देखिए, हुकूमत को 2 pronged स्ट्रेटजी लेनी होगी। रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए सोलर पैनल्स को इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि वो अपने बिल्स को जो है वो ऑफसेट कर सकें, कम कर सकें, और उधर से जो खला पैदा हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, उसको इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से जो है वो फिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर खासकर जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, उनके पास शायद इतनी जगह नहीं है कि वो कैप्टिव सोलर प्लांट्स लगा सकें, तो उनको ग्रिड पे रहना चाहिए। और अगर कंपैटिटिव टैरिफ मिलता है तो वो ऑब्वियसली ग्रिड को चूज कर रहे होंगे ओवर द सोलर पैनल्स। अच्छा, जो आपका कंज्यूमर है वो एक्चुअली वो यूज़ ज़्यादा करे और फिर उसका बिल कम आए, ये आइडिया है? जी देखें, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है ना वो बड़ा पुराना डिज़ाइन हुआ हुआ है। 1960s 1990s में उसको एक दफ़ा हमने किया। उस टाइम पे क्राइसिस और था, एक्सेसिबिलिटी का क्राइसिस था, बिजली कम थी, और हम कह रहे थे कि वो लोग जो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनको डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा, ज़्यादा चार्जेस ले। अब सूरत हाल बदल गई है, अब आपके पास बिजली ज़्यादा है और इस्तेमाल करने वाले कम है, तो होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप टैरिफ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि वो लोग जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं वो इंसेंटिवाइज होंगे, तो आपके नेशनल ग्रिड की डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इट मींस कि ये सेल ऑफर है, बड़ी ज़बरदस्त ऑफर है आम आवाम के लिए। ये तो सेल ऑफर देनी चाहिए हुकूमत को, जो जिसको कहते हैं कि आप ज़्यादा चीज़ खरीदें तो आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए। रिवाइटलाइज हो रहा है, यानी कि पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें या हम बात करें ओवरऑल थोड़े से जो रूल एंड रेगुलेशन जो क्लीशेस डिज़ाइन कर रही है गवर्नमेंट, तो आप इस हवाले से समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने अनपॉपुलर लेकर थोड़ा डिजिटाइजेशन या मॉडर्नाइज वे में किया है? देखिए, पाकिस्तान में जितनी भी प्लानिंग या जितने भी सोल्यूशन आए हैं वो फ्रॉम द बॉक्स ही आते रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और वो भी ज़रूरत थी अभी। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आप IMF के 2 प्रोग्राम्स में हैं, आपको डिजिटाइजेशन की तरफ भी जाना है। तो जो ऐप भी इंट्रोड्यूस हुई है जिसमें आप अपनी रीडिंग्स खुद से लेके तो जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को दे सकते हैं, उसकी वजह से भी क्रेडिबिलिटी आएगी सिस्टम में। कंज्यूमर्स का जो कॉन्फिडेंस लास्ट ईयर एरोड हुआ था क्योंकि वो फॉल्स रीडिंग की वजह से आपके बिल्स ज़्यादा आना शुरू हो गए थे, वो शायद चीज़ सॉल्व हो सकेगी। तो जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा लोग शायद ग्रिड के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से वो रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रीडिंग गवर्नमेंट भी रिकॉर्ड करेगी या जो भी ह्यूमन होगी इन्वॉल्वमेंट वो भी रिकॉर्ड करेंगे, और आपके पास भी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीज़ें आती रहेंगी, सारी चीज़ें आती रहेंगी। अच्छा, जून के अंदर महंगाई की जो एक शरह है उसमें वाज़ेह तौर पे एक अच्छी कमी देखी गई है, 3.23% देखी गई है। कैसे देखते हैं इन द मंथ ऑफ जून? अब ये नया फिस्कल ईयर भी स्टार्ट हो गया है आज से, और
और हर साल की तरह एक ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है, मार्केट ने ऑलरेडी वेलकम कर लिया है ज़बरदस्त से, क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए मेरे ख्याल से जो बजट को लेके कुछ अनसर्टेनिटी थी मार्केट में कि बजट शायद बहुत जो है वो एक सख्त बजट शायद आने वाला है, लेकिन वो शायद हम उन एक्सपेक्टेशन को जो है उनसे ज़रा कम सख्त बजट आया, उसको मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया, स्टॉक मार्केट ने भी बड़ा मुस्बत जो है वो रुझान दिखाया, इसी तरीके से इन्फ्लेशन ने भी इसको फॉलो किया। शायद कुछ पेट्रोलियम प्राइसेस में इंक्रीज की वजह से ये नंबर थोड़े से ऊपर जाए, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल आपका जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो स्टेबलाइज होती जाएगी, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो अगले 2 माह में ये फिर से नीचे आएंगी और फिर जो है वो आपके इन्फ्लेशन के नंबर जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। रियल टर्म में आपको इन्फ्लेशन के नंबर्स दिखाई देंगे। जी, वो रियल टर्म्स में नजर आएंगे। अभी शायद एक आर्टिफिशियल इंक्रीज आए, लेकिन स्टिल फिर साथ में स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसी जो है वो मिडिल ईस्ट क्राइसिस को देखते हुए उसको वो उसी सतह पे रखा, उसे कम ना किया, तो शायद वो भी एक प्रिकॉशनरी मेजर था, उसकी वजह से भी शायद इन्फ्लेशन जो है वो कुछ हद तक जो है वो कंट्रोल रहेगा। चलिए, जब हम पेट्रोलियम की और तमाम जो एक फ्यूल चार्जेस के हवाले से बात करें तो वहीं ओगरा ने एलपीजी की प्राइस में कमी कर दी गई है, 7 रुपीज़ से ज़ायद, यानी कि 7 रुपये 43 पैसा जो है वो कमी की गई है फी केजी। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए एलपीजी आपका जो पाकिस्तान का एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न है वो विंटर में ज़्यादा होता है कंज्यूम और समर में जो है वो कम हो जाता है, थोड़ा कुशन हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। अब थोड़ा सा अगेन इसको हमें शायद लिंक करना होगा पावर सेक्टर के साथ भी कि लोग जो है वो अपनी कुकिंग प्रेफरेंसेस भी शायद इलेक्ट्रीफाई कर लें, इलेक्ट्रिक कुक स्टोव की तरफ आ जाएं, तो शायद ये बचत हो सकती है। लेकिन बड़ा वेलकम चीज़ है खासकर उन हाउस होल्ड्स के लिए जो कि आपके पाइप नेचुरल गैस के साथ कनेक्टेड नहीं है, चूँकि वो सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो वो जब प्राइस कम होती है तो आपका जो किचन का खर्चा है, खासकर फ्यूल का खर्चा है, वो कम होता है, तो उससे भी आपको एक हाउस होल्ड का जो बजट है वो मैनेज करने में हेल्प मिलती है, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये आम आवाम को ही पास ऑन हो रहा है। आप और हुकूमत को एक चीज़ करनी होगी कि चूँकि एलपीजी का खर्चा कम हो गया, प्राइस कम हो गई है, तो उसको ट्रिकल डाउन करने के लिए जो रोटी और नान की प्राइस है उसको भी शायद अब नीचे लाना पड़ेगा, लेकिन वो फिर रूल ऑफ लॉ और जो आपकी गवर्नमेंट की वो मार्केट कमेटीज़ हैं वो उसको शायद स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें। चलिए, दिस इज दी स्टार्टिंग, अभी बहुत कुछ है जो आगे आएगा। अच्छा, मैं कौमी बचत स्कीम्स के हवाले से पूछना चाह रही हूँ, इस पर भी थोड़ा सा एक रिविजिट इसको किया गया है और विद होल्डिंग टैक्स जो है इसके नजरसानी शुदा यानी कि रिविजिट जो किया है उसमें विद होल्डिंग टैक्स जारी किया गया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे, क्या इम्पैक्ट होगा इसका एंड व्हाट इज़ दैट एक्चुअली? देखिए है तो रेवेन्यू कलेक्शन में ये रही था कि आप एक ग्राउंड जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो देना चाह रहे थे कि सभी को अगर टैक्स कर रहे हैं तो ये भी टैक्स आ जाए, लेकिन इस पे शायद थोड़ी सी और नज़रसानी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये उन लोगों की सेविंग्स हैं जो शायद रिटायर्ड हैं और उन्होंने बड़े ख़ास वक्त के लिए रखी हैं, तो उस पर टैक्स करना, उसको टैक्स करना शायद एक लॉन्ग टर्म अप्रोच ना हो, तो मे बी फेज़ वाइज इसको थोड़ा सा इरोड किया जा सकता है, क्योंकि ये रिटायरमेंट पे है आपकी जो बेवा है, लेकिन एक अरसे से जो टैक्स दे ही ना रहे हो तो फिर तो उनके लिए देखें, उनके लिए फिर आप दीगर मैकेनिज्म्स ला सकते हैं कि उनको किस तरह से टैक्स नेट में लाया जा सकता है और उनको क्या किया जा सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन है उनके लिए आप समझ सकते हैं कि ये हाँ देखें फाइलर्स तो वैसे ही जो आपके टैक्स नेट में हैं वो तो वैसे ही टैक्सेस जो है वो बड़े दे रहे हैं, नॉन जो फाइलर्स हैं उनके लिए आप जो है वो स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और हमने देखा कि बजट में काफ़ी सारे मेजर्स ऐसे लिए गए कि अब जो है वो शायद पाकिस्तान में टैक्स नेट को इवेड करना या टैक्स नेट से बाहर रहना मुश्किल होता जाएगा, लेकिन इसको और ज़्यादा डिजिटलाइज करके मे भी शायद नादरा के सिस्टम के साथ कनेक्ट करके तो आप जो है वो इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टैक्स नेट में लोग ज़्यादा आते जाएंगे, आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ता जाएगा और वो ज़्यादा ब्रॉडर बेस पे डिवाइड होगा, तो फिर आपको इस तरह के मेजर लेना शायद वो नहीं लेने पड़ेंगे, आप टैक्स बेस को ब्रॉडन करके अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। अच्छा खालिद फरीद साहब, अगर हम बात करें कि एलएसएम ग्रोथ को थोड़ा सा अगर हम टारगेट करें, इस साल के अंदर कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से बात की जा रही है, पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ पे कीन है कि वो इंडस्ट्रीज़ के लिए पॉलिसीज़ दें, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं ताकि रेवेन्यू जनरेशन हो। वहीं टैक्स कलेक्शन तो आपने ऑलरेडी देख लिया है कि एफबीआर की कारकर्दगी, फिर कराची से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना से लेकर हमारे पास पूरे मुल्क से जो है वो टैक्स बेस बढ़ाने की बात करना, नॉन फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म करना, ये तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन के अंदर हमारे पास एलएसएम ग्रोथ को टारगेट किया जा रहा है। इसके हवाले से क्या कहेंगे, ये ईयर FY26 कितना इंपॉर्टेंट होगा और इसके अंदर जो न्यू चीज़ें हैं
जो खासकर इंडस्ट्रियल बेस्ड चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी आपको दिखाई देती हैं? देखिए, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की अगर थ्योरी की बात करें तो रोस्टोव की थ्योरी है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की। पहली स्टेज होती है ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पे बेस होती है, फिर उसके बाद आप जो है वो एक टेक ऑफ जो है वो प्लेटफॉर्म सेट करते हैं, उसके बाद टेक ऑफ की तरफ जाते हैं। और टेक ऑफ के लिए ज़रूरी है कि आप लार्ज स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसकी तरफ जाएँ। पाकिस्तान में वो नेगेटिव ट्रेंड शो कर रही हैं, वो शायद इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से भी जुड़ा हुआ है। तो आपको इनपुट प्राइसेस को कम करने के लिए शायद एक फार्मूला ये हो सकता है, क्योंकि ग्रिड में, नेशनल ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद है, आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, आप उसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए उन इंडस्ट्रीज़ को, ख़ासकर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, और अगर वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, तो एक ख़ास हद तक अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ें, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस उनके लिए कम होती जानी चाहिए, ताकि एक इंसेंटिव भी क्रिएट हो, इनपुट प्राइसेस भी कम होती जाए। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को भी बढ़ा सकते हैं और वो प्रोडक्टिव कंजम्पशन होगी, और आप अपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ा सकते हैं। एक और चीज़ जो की जा सकती है, वो आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, कॉटन की अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखें वो कम होती जा रही है, तो अगर आप उसे इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो जो है वो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा लेगी। राइट, बिल्कुल सही फरमाया आपने डॉक्टर साहब, और ये एक स्मार्ट इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। चलें जी, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं कमोडिटीज अपडेट्स। आज की मार्केट, हमारे पास क्या क्या कमोडिटी अपडेट मौजूद है, लोकल मार्केट के रेट्स आपको बताते चले। आज की गोल्ड की पर तोला प्राइस इन द लोकल मार्केट 3,48,774 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,194 रुपीज, ये लोकल मार्केट के गोल्ड प्राइसेस हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $3,289.71, ऑयल WTI पर बैरल $65.67, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $67.25। ये थे कमोडिटी प्राइस जो कि आपने देखे। ऑयल प्राइसेस में वाज़ेह तौर पे कमी देखी जा रही है। गोल्ड के प्राइसेस आप देख सकते हैं इंटरनेशनली भी एक ट्रेंड डाउनवर्ड शो कर रहा है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप मौजूद रहे हमारे साथ, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी के हवाले से आज जैसे कि FY न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, बिजनेस ईयर स्टार्ट हुआ है, ऑल द बेस्ट फॉर मार्केट। और अगर हम बिजनेस कम्युनिटी को बोलें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम चीज़ें उन्हीं के दम से हैं। और ये मार्केट जो कि आज परफॉर्म कर चुकी है, ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान जो देखने में आ रहा है, तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक के पूरा साल ऐसे ही हो। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।